Hello and welcome to Notebook IS. My name is Mansi. Today is 13th August and we are here to discuss some current affairs from The Hindu. So let's begin. आज के हमारे टॉपिक्स होंगे ये क्लाउड ओवर सेबी चीफ. सेबी की जो चीफ है, ठीक है, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने. तो उन एलिगेशंस की वजह से जो है एक इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है. उन एलिगेशंस की वजह से जो है वो पॉलिटिकल कुछ चीज़ें या फिर पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाए गए हैं अपोजिशन पार्टी के थ्रू बीजेपी के ऊपर. ठीक है, वो हम देखेंगे क्या है. जेपीसी प्रोब क्या है वो भी हम देखेंगे. स्टैटिस्टिकल इफेक्ट पुल्ड इन्फ्लेशन टू 59 मंथ्स लो ऑफ 3.54% इन जुलाई. इन्फ्लेशन जो है 3.54% था जुलाई में. तो उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल में. आईआईटी मद्रास रिटेन्स टॉप स्पॉट इन NIRF रैंकिंग फॉर 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर. आईआईटी मद्रास जो है, ठीक है, NIRF, ठीक है, जो NIRF है उसका फुल फॉर्म भी हम जानेंगे, उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे, वो क्या प्रोसीजर है उसका वो भी जानेंगे इस आर्टिकल में. उन्होंने आईआईटी मद्रास को जो है टॉप स्पॉट 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, मतलब 6 कंटिन्यूस सालों तक जो है आईआईटी मद्रास को टॉप स्पॉट पे रखा है. क्यों रखा है, किस वजह से रखा है और इनका काम क्या है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ठीक है, हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. अगला आर्टिकल देखते हैं. 20 सिख फ्रॉम अफगानिस्तान ग्रांटेड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अंडर CAA. ठीक है, CAA के तहत, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है सिख जो है अफगानिस्तान के जो सिख है, सिख्स फ्रॉम अफगानिस्तान, उनको जो है सिटीजनशिप दी गई है. 26 को जो है सिटीजनशिप दी गई है. क्यों दी है, CAA क्या है, ठीक है, अफगान के जो ये 26 है, सिर्फ 20 को क्यों दी है और बाकियों को क्यों नहीं दी है, वो सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. सस्पेक्टेड केस ऑफ चंद्रपुरा वायरस फाउंड इन MP's इंदौर. अब मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया था चंद्रपुरा वायरस का आउटब्रेक हुआ है, गुजरात में पाया गया है ये, ठीक है. तो अब इसके जो पेशेंट्स है और इंदौर, MP के इंदौर में भी पाए गए हैं, ठीक है. तो इसके बारे में इस वायरस के बारे में पढ़ेंगे एक और बार, फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ने से पहले कल एक क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी. तो उस मिस्टेक को करेक्ट करते हुए मैंने ये फिर से एक बार क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन लाया है. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN. IUCN के बारे में था. IUCN क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि IUCN के रेड लिस्ट में जो नीलकुरंजी एक प्लांट है जो 12 साल बाद जो है ब्लूम करता है, ब्लॉसम करता है, वो 12 साल बाद नीलगिरी हिल्स पे पाया गया, मतलब ब्लॉसम किया है. तो उसको जो है उन्होंने कैटेगराइज किया है थ्रेटन स्पीशीज़ के अंदर. ठीक है, उस वजह से IUCN न्यूज़ में था. अब उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया था, ये क्वेश्चन बनाया था, बट मैंने गलती से जो है आंसर गलत बता दिया था. इसका सही आंसर और सही एक्सप्लेनेशन मैं आज फिर से एक और बार लेके आई हूँ. इट पब्लिशेज द रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज़. ठीक है, IUCN के फीचर्स के बारे में बताना है कि IUCN है क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या उसके फीचर्स क्या है. इन तीनों जो सेंटेंसेस हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू IUCN. IUCN is a government organization. It is responsible for designing World Heritage Site. अब कल मैंने ये स्टेटमेंट जो है वो उसे सही बताया था, बट ये स्टेटमेंट गलत है. वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो NGO है. ठीक है, आंसर इसका सही क्या होता है, B. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी ये रहा. आंसर 1 इज करेक्ट. द IUCN पब्लिशेस रेड लिस्ट फॉर थ्रेटन स्पीशीज. ठीक है, आंसर 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल NGO है. ठीक है, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. द डेजिग्नेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनेस्को. ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो डेजिग्नेशन जो प्रोवाइड करते हैं या जो डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे कहा जाए, किसे करा दिया जाए, तो वो IUCN नहीं डिसाइड करते हैं. वो कौन डिसाइड करता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ यूनेस्को. यूनेस्को डिसाइड करता है. ठीक है, यूनेस्को डिसाइड करता है किस एरिया को या कौन से एरिया को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है, आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स वगैरह में.
ठीक है। अब कल जो हम लोग ने आंसर्स डिस्कस किए, क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसके आंसर्स मैं लेके आई हूँ। ठीक है, हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम मेन आर्टिकल जो है वो पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिंडनबर्ग रिसर्च। कल हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो न्यूज़ में था, आज भी न्यूज़ में है। ठीक है, अभी फ़िलहाल कुछ दिन ये चलेगा, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जिससे बड़े बड़े इकोनॉमी पे इफेक्ट हो जाता है बड़े बड़े कंट्रीज़ के। ठीक है, अभी फ़िलहाल भी यही इंडिया में चल रहा है। उनकी एक रिपोर्ट की वजह से जो है सेबी के चेयरपर्सन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं, और पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो अपोजिशंस जो है वो बीजेपी को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो आगे इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, आगे बताऊंगी मैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च इज़ एन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म दैट स्पेशलाइजेस इन शॉर्ट सेलिंग्स। हिंडनबर्ग रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बताना है। उसके ये 3 स्टेटमेंट्स है, कौन से फीचर्स है उसके वो बताने हैं हमें, कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग। The firm primarily investigates financial irregularities and corporate malfunctions. Hindenburg researchers reports are always focused on Indian companies. ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के ऊपर फोकस नहीं होता है। ठीक है, ये ग्लोबल लेवल पे जो है अपना रिसर्च जो है वो प्रस्तुत करता है, ग्लोबल लेवल पे जो है वो कंपनीज़ को टारगेट करता है। ठीक है, सिर्फ इंडिया की कंपनीज़ को नहीं टारगेट करता है। तो फर्स्ट और सेकेंड जो है वो ट्रू हो जाते हैं, थर्ड जो है वो फॉल्स है। तो आंसर करेक्ट कौन सा है, ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। The Tungabhadra Dam was constructed primarily for which of the following purpose? अब कल हमने तुंगभद्रा डैम के बारे में पढ़ा, तुंगभद्रा रिवर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। तुंगभद्रा डैम किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि उसका जो गेट है वो गेट जो है वो वाटर के साथ में जो है स्प्लैश आउट हो गया है, टूट गया है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग था ये। उस गेट के टूटने की वजह से जो सराउंडिंग रीजन्स है उनको जो है वो अलर्ट कर दिया गया है कि फ्लड आने की जो है संभावना हो सकती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुंगभद्रा डैम क्यों कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसका मेन रीज़न क्या था, वो हमें इस आंसर में बताना है। इरिगेशन एंड हाइजीन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल एंड नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड इंडस्ट्रियल यूज़, फिशरीज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है। ठीक है, इरिगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन है जो मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इस डैम का कंस्ट्रक्ट होने का। आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ तुंगभद्रा रिवर। अब तुंगभद्रा रिवर सिस्टम के बारे में कल पढ़ा हमने, उसमें से ये चारों में से कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरी है उसकी, वो हमें देखना है। मालप्रभा नहीं, भीमा नहीं, हेमवती नहीं, हगारी। ये है हगारी जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी है किसकी, तुंगभद्रा रिवर की। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच न्यू स्पोर्ट इज सेट टू डेब्यू इन 2014 समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स में कौन सा डेब्यू होने वाला है, स्केटबोर्डिंग नहीं, सर्फिंग नहीं, ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग जो है वो 2024 में जो है वो डेब्यू हुआ था ओलंपिक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The 2024 Paris Olympics was being promoted as Green Games. Which of the following initiatives is a part of sustainable effort for 2024 Olympics? अब 2024 Olympics को जो है वो Green Games बोला गया है। ठीक है, Green Games का नाम दिया गया है। तो वो क्यों दिया गया है, क्या ऐसा रीज़न है जिसके ऊपर जो है 2024 पेरिस ओलंपिक्स को जो है वो ग्रीन गेम्स बोला जा रहा है, वो हम इसमें बताएंगे। 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज ड्यूरिंग गेम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल न्यू वेन्यूज, मैंडेटरी कार यूसेज ऑफ एथलीट्स, नो रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स। इसका सही आंसर जो है वो ये है, ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज ड्यूरिंग गेम्स। गेम्स के दौरान जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यूज़ की गई है 100%। इस वजह से जो है इस ओलंपिक्स को ग्रीन गेम्स कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन बेंस में प्री में आ सकता है, आप जो है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, याद रखिए ये फैक्ट आ सकते हैं। ठीक है, आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। अब आर्टिकल्स क्या क्या है आज के। क्लाउड ओवर सेबी।
क्लाउड ओवर सेबी चीफ, बीजेपी रिजेक्ट्स जीपीसी प्रॉब। अब ये जीपीसी है क्या, जीपीसी देख लेते हैं पहले, बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग सेबी चीफ माधवी पुरी बुच स्टेम्स फ्रॉम एक्यूजेशन ऑफ बाय हिंडनबर्ग रिसर्च विच हैज़ रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट हर रोल इन हैंडलिंग इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू अदानी ग्रुप। ठीक है, मैंने कल ही ये टॉपिक डिस्कस किया था कि क्यों, क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या था। ठीक है, उसमें ये बताया गया था कि जो माधवी जो है, ठीक है, माधवी जो चेयरपर्सन है सेबी की, उनके ऊपर और उनके हस्बैंड के ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगाए गए कि इन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट्स की गई थी, ठीक है, स्टॉक्स में, अडानी ग्रुप्स के जो स्टॉक्स का जो अभी जो है वो मतलब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट माधवी जी ने जो है वो इस एलिगेशन को डिनाई करते हुए ये कहा है कि ये इन्वेस्टमेंट तब की है जब वो चेयरपर्सन नहीं थी, तब की है जब सेबी उनके लाइफ में नहीं था, तभी की है ये। ठीक है, तो ये एलिगेशंस थी, तो उन्होंने जो है वो डिनाई कर दिया था उस एलिगेशंस को। आगे देखते हैं हम क्या हुआ था। तो कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन पार्टीज हैव डिमांडेड अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी probe into her actions, especially regarding SEBI's apparent leniency towards large conglomerates। ठीक है, अब एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है वो बनाई गई थी इस मामले में देखने के लिए, इस मामले में लुक इनटू करने के लिए कि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है या फिर उनकी जो सेबी की जो वो है, सेबी की जो लापरवाही है या वो सब कुछ के मामले में एक जॉइंट कमेटी बिठाई जाने की जो है मांग करी गई थी। बट बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है या पार्लियामेंट ने जो है वो इस मांग को जो है वो अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, द बीजेपी हाउएवर has rejected this demand, claiming that they are politically motivated and intended to destabilize the government. The BJP argues that SEBI's ongoing investigation into Adani Group and other matters should be trusted, and that a JPC probe is unnecessary, would only serve टू क्रिएट अननेसेसरी पॉलिटिकल ड्रामा। ठीक है, बीजेपी ने जो है वो ये बोल के इस जेपीसी कमेटी को रिजेक्ट कर दिया है या जेपीसी प्रोब को रिजेक्ट कर दिया है कि अननेसेसरी पॉलिटिकल ड्रामा होगा। ठीक है, पॉलिटिक्स की जो है वो मतलब पार्टी को जो है वो कम दिखाने की या गिराने की कोशिश करी जा रही है, इस वजह से इसका डिमांड किया जा रहा है। सेबी का जो अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, अगर उस पर ट्रस्ट करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये बोल के जो है बीजेपी ने अभी फ़िलहाल रिजेक्ट कर दी है। इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया, अब इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे इंडिया पे। ठीक है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी कुड शेक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, इंडिया के इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों, ठीक है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाएगा जब सेबी की जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर ही एलिगेशंस लग रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उन मतलब वो थोड़ा ट्रस्टवर्दी नहीं फील करते, थोड़ा उनका ट्रस्ट जो है वो बैलेंस आउट हो, इधर उधर हो जाता है कि मतलब कैसे ट्रस्ट करें इन सब चीज़ों पे। मार्केट स्टेबिलिटी, प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी ओवर सेबीज रोल एंड इंटेग्रिटी ऑफ इट्स इन्वेस्टिगेशन कुड लीड टू मार्केट वॉलेटिलिटी इफ इन्वेस्टर्स स्टार्ट लूजिंग फेथ इन रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है, जब किसी इंस्टीट्यूट में या जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके चेयरपर्सन हैं उन्हीं के ऊपर अगर कुछ धांधली के या फिर अगर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के या कुछ ऐसे कुछ चीज़ों के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तो पूरा सिस्टम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो थोड़ा हिल जाता है। ठीक है, और बाहर से कोई इन्वेस्टर्स या बाहर से कोई इंटरेस्ट ले रहे होंगे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका इंटरेस्ट भी जो है वो थोड़ा डगमगाने लगता है कि करे इन्वेस्ट कि नहीं करे। यहाँ पे चेयरपर्सन ही जो है उनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं, तो क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रस्टवर्दी है? वो ही अभी हो रहा है इंडिया में। ठीक है, मार्केट इंस्टेबिलिटी इसी वजह से जो है वो क्रिएट हो रही है। Political tensions. This controversy could exacerbate political tensions with opposition parties using it a tool to question the government's commitment to transparency and accountability.
जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन होगा अपोजिशन पार्टीज़ के थ्रू कि मतलब अभी तक क्यों ये सारी चीज़ें हुई थी, या ट्रांसपेरेंसी इतनी क्यों नहीं है, क्यों इतने एलिगेशंस लगाए गए हैं कोई इंस्टीट्यूट से। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे जो है क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। पॉलिटिकल टेंशन राइज होगा जो अभी हो रहा है, पॉलिटिकल टेंशन जो अभी जो बढ़ रहा है वो मतलब एक इसी यही रीज़न है जिससे जो है पॉलिटिकल टेंशन जो है अभी बढ़ रहा है। रेगुलेटरी ओवरसाइट, देयर मे बी calls for stronger oversight mechanisms for regulatory bodies like SEBI. The controversy could lead discussions about the need for more transparent and independent investigation into financial irregularities. ठीक है, अगर ऐसा अगर दिखेगा मतलब इतना अनफेयरनेस देखेंगे तो फिर जो है एक फेयर या फिर एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाया जाएगा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, रेगुलरिटीज़ जो है वो ओवरसाइट हो जाएंगी। इम्पैक्ट ऑन सेबी, द कंट्रोवर्सी माइट इम्पैक्ट सेबीज फंक्शनिंग विद इंक्रीज स्क्रूटिनिटी ओवर इट्स एक्शन. दिस कुड ईदर लीड टू मोर कॉशियस regulatory practices or conversely a push of bolder regulatory reforms. ठीक है, सेबी के ऊपर ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस सब कुछ के बाद क्या होगा कि सेबी के ऊपर जो है वो एक पावरफुल थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी उसकी, कि अगर कोई एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनके चेयरपर्सन पे तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम थोड़ा अपने आप को डेवलप कर देगा। ठीक है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा सेबी का जो सिस्टम है वो थोड़ा डेवलप हो जाएगा और स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी उसमें, ताकि कोई एलिगेशंस ना लगे और ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं। स्टैटिस्टिकल इफेक्ट्स पुल्ड इन्फ्लेशन इन टू 59 मंथ लो ऑफ 3.45 इन जुलाई मंथ तक जो है 59.54 जो है 3.54 जो है इन्फ्लेशन 3.54% जो है वो इन्फ्लेशन बताया जा रहा है, 59 मंथ लो इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। इन्फ्लेशन रेट ड्रॉप, India's retail inflation rate fell to 3.54 in July, marking a significant decrease and reaching a 59-month low. This drop is largely attributed to statistical effects, particularly the base effect, which compares current price with higher price level from previous year. ठीक है, इस ड्रॉप से क्या हुआ ना कि करंट प्राइस को जो पहले के जो ईयर्स थे उससे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, करंट प्राइस जो अभी लो चल रही है, ठीक है, उसको प्रीवियस ईयर के हाई प्राइसेस से कंपेयर किया जा रहा है। बेस इफेक्ट्स, द बेस इफेक्ट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन दिस इन्फ्लेशन ड्रॉप सिंस इन्फ्लेशन वाज रिलेटिवली हाई in the same period last year. The current year's inflation appears lower by comparison. ठीक है, करंट ईयर का जो इस साल का जो इन्फ्लेशन है वो पहले के इन्फ्लेशन से जो है वो कम दिखाई दे रहा है। दिस इफेक्ट इज टेम्पररी एंड मे नॉट इंडिकेट अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन. ये जो इफेक्ट है वो अभी टेम्पररी है, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के द्वारा कि ये टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म ये नहीं दिखाई देगा. फूड एंड एनर्जी प्राइजेस, लोअर फूड एंड एनर्जी प्राइसेस कंट्रीब्यूट टू ड्रॉप इन इन्फ्लेशन. कम फूड और एनर्जी के प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेशन के ड्रॉप में जो है जो बताती है कि इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ है. ठीक है, कंट्रीब्यूट करती है. अ डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ की आइटम्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्यूल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कम करने में जो है फूड, ठीक है, की आइटम्स कौन से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्यूल, ये तीनों जो आइटम्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन्फ्लेशन को लो दिखाने के लिए, लो बताने के लिए. ठीक है, रिड्यूस करने के लिए. गवर्नमेंट एंड RBI's रोल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मेंटेन्ड अ कॉशन स्टैंस इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी एमिंग टू कीप इन्फ्लेशन विद इन टारगेट रेंज ऑफ 2 to 6%. ठीक है, RBI जो है उन्होंने इन्फ्लेशन को जो है 2 to 6% के बीच में रखने की कोशिश करी है. ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसीज एम्ड एट स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड इंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई फॉर एसेंशियल गुड्स हैव आल्सो हेल्प्ड इन कर्बिंग इन्फ्लेशन.
Impact on economy. The lower inflation rate provides a relief to consumers as it indicates slower price increase for goods and services. Goods और services, inflation अगर कम होगा, इन्फ्लेशन अगर कम हो जाता है या लो हो जाता है तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस भी जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, तो उससे कंज्यूमर्स को जो है वो राहत मिलती है कि थोड़ा प्राइसेस घट गए हैं, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स पोटेंशियली बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब लोअर इन्फ्लेशन से क्या होता है, लोअर इन्फ्लेशन से प्राइस रेट्स कम हो जाते हैं तो कंज्यूमर्स क्या है थोड़ा ज़्यादा परचेज करते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा परचेज करने से इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है, ठीक है। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट थोड़े ज़्यादा परचेज करते हैं क्योंकि बजट, अब जाहिर सी बात है अगर 10 रुपये का आपको कोई चीज़ खरीदने का बजट है वो आपको 8 रुपये में मिल रही है, तो जो 2 रुपये जो बच रहे हैं कंज्यूमर वो भी उसको भी यूज़ करना चाहेंगे, जो 2 बचे हुए हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं, कुछ और खरीद लेते हैं, उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। फ्यूचर आउटलुक, इकोनॉमिस्ट वॉर्न that the inflation rate might rise again in coming months due to various factors such as change in global oil price, monsoon impact on agriculture and supply chain disruption. इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि इकोनॉमिस्ट ने वॉर्न किया है कि इन्फ्लेशन जो है वो आने वाले टाइम में आगे थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो मॉनसून है इस साल के मॉनसून के वजह से इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ऑयल के जो प्राइजेस है, ग्लोबल ऑयल प्राइजेस जो है वो चेंज होंगे, चेंजेस इन ग्लोबल ऑयल प्राइजेस जो है उससे भी क्या होगा कि उससे भी जो है वो इन्फ्लेशन जो है बढ़ने की जो है statistical base effect that contributes to the current low inflation rate will diminish over time, which could result in higher inflation figures in subsequent months. अगले कुछ months में जो है higher inflation figures दिखाई देंगे, ठीक है। ये इन्फ्लेशन के बारे में था आज की न्यूज़ में, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो अभी फ़िलहाल थोड़ा कम हो गया है पर आगे बढ़ने के चांसेस है, ये बताना चाह रहे थे इकोनॉमिस्ट की जो रिसर्च है वो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन टॉपिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कवर करता है इकोनॉमी का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। ये मेंस के क्वेश्चन है जो मैंने बनाए हैं कुछ। डिस्कस द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, व्हाट आर key monetary tools available to Reserve Bank of India and how do they affect inflationary trends, ठीक है। इन्फ्लेनेटरी ट्रेंड्स जो है उसको आरबीआई के टूल्स कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मतलब क्या टैक्टिक्स है कंट्रोल करने की इन्फ्लेशन को, वो सब इस आंसर में जो है वो हमें बताना है, डिस्कस करना है, ठीक है। 250 वर्ड्स का आंसर है, आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन कैन हैव बोथ, इन्फ्लेशन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट ला सकता है, ठीक है, इकोनॉमी पे। इस स्टेटमेंट को जो है वो डिस्कस करना है, बताना है, उसको अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमें इस आंसर में बताना है, तो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, आईआईटी मद्रास रिटेन्स टॉप स्पॉट इन NIRF रैंकिंग फॉर 6th consecutive ईयर, ठीक है। 6 साल कंटिन्यूएशन में जो है इस साल 6th ईयर में तक जो है वो 6th ईयर में जो है आईआईटी मद्रास जो है उनको जो है रैंकिंग दी गई है, टॉप रैंकिंग दी गई है। तो रैंकिंग देख लेते हैं और NIRF क्या है, कौन सी बॉडी है या कैसे रैंकिंग प्रोवाइड करती है उसके बारे में भी हम जानेंगे इस आर्टिकल में। देखिए, देख रहे हैं आईआईटी मद्रास को जो है ऊपर टॉप रैंकिंग दी गई है, ठीक है। NIRF के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज़ एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो है ये इनिशिएटिव है जिससे क्या होता है ना, टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन कंट्री, ठीक है।
कंट्री के जो कंट्री के जो हाई रैंक इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उन्हें रैंक करना, जो हाई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं या जो अच्छे जिनका करिकुलम अच्छा है, मतलब प्रोसीजर देखेंगे हम किस प्रोसीजर से कैटेगराइज किया जाता है, उसे जो है वो रैंकिंग देते हैं, ठीक है। लॉन्च्ड इन 2015 में जो है लॉन्च हुआ था। evaluates institutions based on various parameters to provide overall ranking that reflects quality of education and research across different categories such as universities, college, engineering, management and more। ठीक है, इस रैंकिंग से क्या होता है, ये रैंकिंग हमें बताती है कि एजुकेशन वाइज कौन सा इंस्टीट्यूशन बेटर है, कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, ठीक है, उस एजुकेशन के ऊपर जो है या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो है रैंकिंग डिसाइड करी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की पैरामीटर्स इशूड बाय NIRF रैंकिंग। ठीक है, अब की पैरामीटर्स कौन से हैं, किन बातों को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो ये रैंकिंग है वो डिसाइड करी जाती है, वो हम पढ़ेंगे। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, TLR जो है उसमें क्या आता है, मेजर्स द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी टीचिंग मेथड्स, लर्निंग रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग मेथड्स और क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, इन चीज़ों को जो है देखता है, मॉनिटर करता है, उससे ये एक जो है एक क्राइटेरिया बन जाता है, पैरामीटर बन जाता है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, इवैल्यूएट्स द रिसर्च आउटपुट इंक्लूडिंग पब्लिकेशंस, पेरेंट्स एंड कोलैबोरेशंस। ठीक है, जो है ये इवैल्यूएट करता है रिसर्च आउटपुट्स को। ठीक है, रिसर्च आउटपुट्स को इवैल्यूएट करता है, जैसे कि पब्लिकेशंस, इंक्लूडिंग पब्लिकेशंस, पेरेंट्स एंड कोलैबोरेशंस, सबको जो है इवैल्यूएट करता है। ग्रेजुएशन आउटकम्स, assess the performance of students in term of graduation rates, placement, higher studies and internship। अब क्या होता है ना कि जो इंटर्नशिप होती है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, और जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनका ग्रेजुएट होने के बाद जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो प्लेसमेंट्स है, उस सब को भी ये मॉनिटर करते हैं, उस सब से भी जो है ये रैंकिंग डिसाइड होती है। Outreach and inclusivity looks at the institution's efforts in promoting social inclusion, diversity and outreach programs। Outreach programs और diversity, इंडियन डाइवर्सिटी जो है उसे प्रमोट करते हुए कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी रैंकिंग दिया जाता है। Perception gags the perception of institutions among peers, employers and general public और institutions और जो बच्चे हैं, जो peers है, उनके अंदर जो परसेप्शन है उस इंस्टीट्यूट का, वो कैसा परसेप्शन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है। पर्पस ऑफ NIRF रैंकिंग, पर्पस क्या है, अब इसका क्यों ये करी जाती है रैंकिंग, क्यों, किस वजह से ज़रूरी है, वो हम जानेंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहे इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन एक ह्यूमन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, उसमें जो है जिस इंस्टीट्यूट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, ये एक्सपेक्टेशन होती है हर स्टूडेंट की, ठीक है, तो इसलिए ये एक ज़रूरी होता है। क्वालिटी बेंचमार्किंग, क्वालिटी एजुकेशन, जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से हम एजुकेशन ले रहे हैं, उनका जो क्वालिटी है, उनका जो पढ़ाने का क्वालिटी है, या फिर उस इंस्टीट्यूट का क्या क्वालिटी है, उसके ऊपर वो जो है वो डिसाइड करता है, वो जो है हमें बूस्ट करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। Informed choices assist students, parents and stakeholders in making informed decisions about higher education options। ठीक है, हायर एजुकेशन ऑप्शंस जो है वो डिसाइड करने के लिए जो है असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं। अगला आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है। 26 फ्रॉम अफगानिस्तान ग्रांटेड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अंडर CAA। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 20 अफ़गानिस्तान 6 को जो है सिटीजनशिप मिली है, तो वो क्यों मिली है, सिर्फ 20 को क्यों मिली है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बैकग्राउंड क्या है इस पूरे आर्टिकल का। द आर्टिकल डिस्कस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट वेयर 26 रेफ्यूजीज
refugees from Afghanistan were granted Indian citizenship under Citizenship Act. These individuals had fled Afghanistan due to ongoing persecutions and violence, particularly after the Taliban's return to power in 2021. ये जो 6 थे वो रेफ्यूजीज़ थे, उनको जो है 20 जो रेफ्यूजीज़ थे, रेफ्यूजी 6 थे अफ़गानिस्तान से आए हुए, उनको जो है सिटीज़नशिप मिली है। ठीक है, क्यों मिली है सिटीज़नशिप, वो क्यों आए थे अफ़गानिस्तान से? क्योंकि जो है मेन रीज़न क्या था, तालिबान जो है वो पावर में आ गई थी 2021 में। ठीक है, तो काफ़ी वॉयलेंस, काफ़ी जो चेंजेस है वो देखने मिले थे अफ़गानिस्तान में, उस वजह से, या फिर और भी थोड़ी चीज़ें थे जो वॉयलेंस क्रिएट हुआ था, उस वजह से जो है जो सिख है वो रेफ्यूजी हो गए थे, वो उन्होंने माइग्रेट किया था। ठीक है, तो इंडिया में तो उनको जो है सिटीज़नशिप मिली हुई है। इम्पोर्टेंस ऑफ CAA, द सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट passed in December 2019 provides a pathway to Indian citizenship for non-Muslim religious minorities from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh who entered India before 31 December 2024। ठीक है, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि जो December 31, 2024 से पहले जो यहाँ जिन्होंने रेफ्यूजी ले ली थी या जिन्होंने माइग्रेट कर लिया था इंडिया को, उनको जो है वो सिटीज़नशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। द एक्ट इज़ इंटेंडेड टू ऑफर प्रोटेक्शन टू दिस फ्लीइंग रिलीजियस परसिक्यूशंस इन दिस नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, इनको जो है प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये एक्ट जो है वो रेफ़र करता है कि इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप ग्रांटिंग, द अफगान सिख्स who received citizenship had applied under the provision of CAA. Their application were processed by Indian government culminating in issuance of citizenship certificate. The article highlights that these individuals can now apply for Indian passport and enjoy the right of protection offered to Indian citizens। ठीक है, ये हमें बताता है, सिटीज़नशिप एक्ट हमें बताता है कि अभी जो है वो इंडियन पासपोर्ट के लिए ये सिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो इंडियन सिटीजन्स को जो मिलने वाली प्रोटेक्शन है वो भी ये एंजॉय करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Challenges faced by Afghan Sikhs. Afghan Sikhs, along with Hindus, have faced the severe persecution in Afghanistan for decades. Their numbers in countries have dwindled from thousands to just few hundreds due to targeted attacks and systematic discrimination। अब अफ़गान सिख्स जो है उनको जो है अफ़गानिस्तान में जो है पहले उनकी थाउजेंड्स में पॉपुलेशन होती थी, बट अभी जो है वो कुछ हंड्रेड्स में हो गई है, बिकॉज उनकी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। ठीक है, उनकी कम्युनिटी को जो है टारगेट पे रखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बहुत सारा, इस वजह से जो है वो चैलेंजेस फेस करते हैं, बहुत सालों से जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। द रीसेंट सिटीजनशिप ग्रांट इज सीन एज अ सिग्निफिकेंट रिलीफ for those individuals, offering them a chance to rebuild their lives in safer environment। ठीक है, अभी जो सिटीज़नशिप जो दी गई है उससे क्या हुआ है कि जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था जिन अफ़गान सिख्स ने, उनको या उनकी फैमिलीज़ को जो है थोड़ा रिलीफ मिला है कि अब वो सेफ़ एनवायरनमेंट में जी सकते हैं, अपनी आगे की ज़िंदगी जो है वो बिता सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ठीक है, एक सेफ़र एनवायरनमेंट में। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। द CAA हैज़ controversial due to its exclusion of Muslim refugees, leading to widespread protest and debates about its constitutionality and potential disrupts in इंडियन सेक्युलर फ्रेमवर्क। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी को जो है एक्सक्लूड किया है इससे, तो उससे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस एक्ट को जो है वो देखने मिलता है, क्योंकि जो इसका फ्रेमवर्क है, ठीक है, सेक्युलर फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि अगर एक कम्युनिटी को एक कम्युनिटी को जो है वो अलग कर दिया है, तो उससे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या मतलब आ जाता है, सेक्युलर हो आप ऐसे। Despite this controversies, the government has proceeded with implementation of the act, as evidenced by this recent issuance of citizenship certificate।
फ्यूचर प्रोसेस क्या होगा? द सक्सेसफुल प्रोसीडिंग ऑफ 20 एप्लीकेशंस माइट एनकरेज अदर एलिजिबल रेफ्यूजीज टू अप्लाई अंडर CAA। ठीक है, अब इन 20 रेफ्यूजीज़ को जो है वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो बाकी के जो बचे हुए जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी अप्लाई करें। ठीक है, अदरवाइज़ वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर अभी तक सस्टेन कर रहे थे। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, Citizenship Amendment Act 2019 seeks to amend Citizenship Act 1955. The CAA provides citizenship on basis of religion to six undercommunicated non-Muslim communities: Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis, Christians। ठीक है, इनको जो है ये 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को जो है वो सिटीज़नशिप प्रोवाइड करने की जो है मतलब सिटीज़नशिप देने की एक मांग जो है वो सिटीज़नशिप एक्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया में जो है वो आए थे, इंडिया में जो है वो मतलब स्थापित हुए थे, उसके पहले दिसंबर 31 के पहले जो आए थे उनको ही ये सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। It exempts the members of 6 communities from any criminal cases under Foreigners Act 1946 and the Passport Act 1920। आगे बढ़ते हैं। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर मेंस में जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेंस के कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, से प्रैक्टिस करिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑन रेफ्यूजी एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज in India. How does it align with international convention and treaties on refugees? ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज़ के साथ जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कैसे मतलब उस पर कैसे इम्पैक्ट करता है वो हमें बताना है इस आंसर में। आगे बढ़ते हैं। What are ethical and moral considerations surrounding the Citizenship Amendment Act? How should government balance national security concerns with protection of human rights? With protection of human rights protection के साथ में इस एक्ट को जो है वो एथिकली और मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे हैंडल किया जाएगा वो हमें इस आंसर में बताना है। आगे बढ़ते हैं। सस्पेक्टेड केस ऑफ चंद्रीपुरा वायरस फाउंड इन MP's इंदौर। ठीक है, अब थोड़े दिनों पहले चंद्रीपुरा वायरस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, चंद्रीपुरा वायरस जो है थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, वो पहले आउटब्रेक उसका गुजरात में देखा गया था, अब जो है वो MP में भी कुछ केसेस दिखाए गए हैं। MP के इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है वो दिखाए गए हैं कुछ केसेस। चंद्रीपुरा वायरस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। Chandripura virus is an emerging viral pathogen primarily known as causing encephalitis particularly in children। ठीक है, encephalitis कॉज करता है चंद्रीपुरा वायरस। ठीक है, किन में? बच्चों में encephalitis। encephalitis क्या है? encephalitis का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू। ब्रेन के जो टिश्यू है उनका इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ब्रेन के कुछ टिश्यूज़ का इन्फ्लेमेशन, सूज जाना, उससे encephalitis होता है। और चंद्रीपुरा वायरस अगर बच्चों को इन्फेक्ट करता है तो एंसेफेलाइटिस बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, जब सीवियर होता है तब, सीवियर केसेस में, सीवियर सिम्टम्स में। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चंद्रीपुरा वायरस ट्रांसमिशन। चंद्रीपुरा वायरस इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज पर्टिकुलरली ऑफ दिस स्पीशीज। ठीक है, सैंड फ्लाइज के बाइट से जो है चंद्रीपुरा वायरस जो है वो देखा जाता है। ठीक है, जनरली देखा जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज़ नॉट बिन डॉक्यूमेंटेड मेकिंग ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे फ्लू वगैरह जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमन कॉन्टैक्ट से, वैसे ये वायरस अभी तक ऐसा कुछ दिखाया नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो है उससे ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से जो है ये वायरस ट्रांसमिट हुआ है। Geographical distribution. The virus has been detected primarily in India, but outbreaks have been reported in other parts of South Asia and Africa. South Asia और Africa के other parts में भी outbreaks कभी-कभी दिखाई दिए हैं। ठीक है, it considered endemic in certain part of India, especially in rural or tribal areas.
सिम्टम्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब सिम्टम्स और ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी इसके बारे में, ठीक है, तो एक बार वो जाके देख लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा, इसमें भी मैंने दी हुई है, ठीक है। ये सारी जो है प्रिवेंशन मेजर्स फोकस ऑन कंट्रोलिंग सैंड फ्लाई पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम बाइट्स सच एज यूजिंग इंसेक्ट रेपेलेंट एंड वेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन सकते हैं आप, उससे जो है वायरस, उससे जो है सैंड फ्लाइज आपको बाइट नहीं करेंगी। सैंड फ्लाइज जो है उससे मेन ये कॉज होता है, तो उनको कंट्रोल करना, उनकी पॉपुलेशन को कम करना जो है मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, उससे ये प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज के हमारे सारे जो आर्टिकल्स थे, ठीक है, उसके बारे में हम क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के। इसके क्वेश्चंस जो है वो आप इनका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। कल आके सबसे पहले मैं यही क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूँगी, डेली आपको पता ही है ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज़ करेक्ट। अब NIRF के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से NIRF के बारे में ट्रू है। NIRF is a ranking system for primary and secondary schools in India. NIRF is initiative by Ministry of Education to rank higher education institutions in India. NIRF rankings are exclusively for private universities. NIRF doesn't consider output as a parameter of ranking institutions. इन चारों में से कौन सा जो फीचर है वो NIRF के बारे में सही है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताइएगा। आगे पढ़ते हैं। NIRF रैंकिंग evaluates institution based on several parameters. Which of the following are not one of them? इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कंसिडर नहीं होता है, ठीक है, रैंकिंग में, ठीक है, वो बताना है हमें। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रैंकिंग में कंसिडर नहीं होता है वो बताना है। विच इंडेक्स इज़ प्राइमरीली यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन है ये। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादातर जो है सुर्खियों में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में सब कुछ। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स इज प्राइमरीली यूज टू मेजर, कौन सा इंडेक्स है इन चारों में से जो यूज़ होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में, ठीक है, इन्फ्लेशन को बताने के लिए, ठीक है, वो आपको बताना है इनमें से कौन सा यूज़ होता है। आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है उसको इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो लीड करता है, कौन सा फैक्टर जो वो हेल्प करता है, ठीक है। इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा जो फैक्टर है जो लीड करता है, ठीक है, बताना है हमें, लीड करता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को, ठीक है, वो बताना है। आगे आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। It grants citizenship to refugees based on their economic status. It provides citizenship to illegal immigrants irrespective of their religion. It grants citizenship to persuaded religious minorities for certain neighboring countries. It applies only to refugees who entered in India after 2014. इनमें से कौन सा फीचर जो है या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा रिलेट करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, वो हमें बताना है। आप बताएंगे ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कल आके मैं इसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। आज के आर्टिकल्स बस हम यही ख़त्म करते हैं आज के आर्टिकल्स का डिस्कशन, ठीक है। आज बहुत होलसम डिस्कशन हुआ है आर्टिकल्स का। अब जो है एक और बार पढ़िए इन आर्टिकल्स को, अच्छे से फोकस करके पढ़िए, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव्स है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक और बार फिर पीछे जाके जो है वो आर्टिकल्स देखिए, पढ़िए, फोकस करिए। क्वेश्चंस जो डेली क्वेश्चंस जो मैं देती हूँ, मेंस के क्वेश्चंस और प्री के क्वेश्चंस दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत
मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस उतना ही आपको जो है आसानी होगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।